सब लोगों को प्रणाम और सुप्रभात। बच्चों, फिर से उपस्थित हूँ आप सबके बीच में लेकर फिर से वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल, वही मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है इंग्लिश। हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ना शुरू किया था और अब खत्म करना है। इट्स बिन लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव स्टार्टेड टू स्टडी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के सबसे लास्ट पार्ट पे हैं हम, जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो बेसिक पार्ट्स है वो पढ़ लिए हैं। उसके बाद प्रेडिकेट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, वर्ब और फ्रेज, ये 5 चीजें पढ़ चुके हैं। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जगह जगह हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ऐसे वर्ब आ रहे थे, तो हमने कहा भाई एक बार जरूरी है कि इन सबसे हम लोग फैमिलियर हो जाएं, तो हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बीच में एक दिन किया था। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। आखिरी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं इसको। टी एंड कॉफी, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं या सप्लीमेंट्री हैं? तो आप कहोगे सर ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। पर अगर मैं कहूँ कार एंड पेट्रोल, तो आप कहोगे हाँ सर ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। कार के बिना पेट्रोल की कोई कीमत नहीं है। पिएगा क्या आदमी? गाड़ी में डालेगा। कार मतलब व्हीकल, टेक कार यानी व्हीकल को लेना। और कार तो है या व्हीकल तो है पर उसमें पेट्रोल नहीं है, तो चलेगा ही नहीं, पानी से चलेगी क्या? तो कार और पेट्रोल दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। हाँ, अब पेट्रोल यानी फ्यूल लेना आप, नहीं तो आप फिर तर्क करो सर देयर इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी जो कि बिजली से भी चलता है। तो आप तो लॉजिक लगाओ कुतर्क करने की बजाय, ठीक है बच्चों? कुछ बदमाश बच्चे होते हैं कुतर्क करते हैं, ठीक। तो हियर कार सिग्निफाइज व्हीकल एंड पेट्रोल सिग्निफाइज फ्यूल। तो व्हीकल एंड फ्यूल आर ईच अदर्स कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे को मीनिंग देते हैं। एक का दूसरे के बिना कोई अर्थ नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, तो दे गिव मीनिंग, या तो ऐसा कह दें या कंप्लीट द मीनिंग, ऐसा कह दें, बात एक ही है। अगर इकोनॉमिक्स का ये रूल समझ में आया हो तो हम इंग्लिश में इसको लगाते हैं। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन, दोज वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स which complete the meaning of subject or object or verb are called complements। तो complements की परिभाषा क्या बनी? किसी भी सेंटेंस के वो वर्ड्स या वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या वर्ब, या तो सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के या वर्ब के, तीनों में से किसी की भी मीनिंग को कंप्लीट करता हो, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और कॉम्प्लीमेंट कितने तरह के होते हैं? डेफिनेशन से ही समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट 3 तरह के होते हैं। पहला, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो वर्ड जो सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करते हैं वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। दूसरा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो जो ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करते हैं तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। और तीसरा है वर्ब कॉम्प्लीमेंट, वो जो वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करता है। तो कॉम्प्लीमेंट 3 तरह के हो गए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और तीसरा वर्ब कॉम्प्लीमेंट। अब एक कॉम्प्लीमेंट वर्ड आया है तो मैं आपको बता दूं, एक वर्ड ये भी होता है कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, और इसका अर्थ होता है किसी को किसी की तारीफ करना या किसी के बारे में कोई अच्छा सा कमेंट पास करना, पॉजिटिव सा, है ना। ही गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट दैट आई वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। तो लड़की ने क्या कहा कि उसने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया था कि मैं उस दिन ब्यूटीफुल लग रही थी। यू गिव मी अ कॉम्प्लीमेंट दैट माई सूट इज नाइस, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट, पर ये कॉम्प्लीमेंट हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम कौन सा कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे हैं? COMPLE, कंप्लीट, जिसमें कंप्लीट वाला रूट वर्ड कॉम्प्ली हो, वो वाला
complement. That gives meaning या completes meaning of subject is subject complement. Which gives meaning or completes the meaning of object is called object complement. या that gives meaning to verb or completes the meaning of the verb is called verb complement. क्या? Word or group of words which complete the meaning of A subject तो subject complement, B object तो object complement, C verb तो verb complement. ठीक, डेफिनेशन एक ही है, या तो वो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा तो वो बन जाएगा, या ऑब्जेक्ट या वर्ब. चलो ये तो आ गया, आगे बढ़ते हैं. अब पहला उठाते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे, पहले सब्जेक्ट किसे कहते हैं याद कर लें. सब्जेक्ट यानी कर्ता, ठीक है, याद आ गया, डूअर ऑफ द वर्ब. चलो एक सेंटेंस बनाते हैं. शी विल बी फाइन. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के एग्जाम्पल्स है. इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे, अभी अपन ने पीछे करी चार्ट बना के. Those words or group of words which complete the meaning of the subject are called subject complement. तो ये एक डेफिनेशन है, यही की डेफिनेशन. बस ऑब्जेक्ट वर्ड रिप्लेस कर देना तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बन जाएगी, और वर्ब वर्ड रिप्लेस कर देना तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट की बन जाएगी. तो ये लॉजिक्स तो आपके क्लियर हैं. हम लोग इस पेज पे ले रहे हैं एग्जाम्पल्स. तो पहला एग्जाम्पल, शी विल बी फाइन. अब देखना इस सेंटेंस में, शी सब्जेक्ट है क्या? हाँ, शी सब्जेक्ट है. विल और बी क्या है? वर्ब है. विल वर्ब है, बी भी वर्ब है. विल हेल्पिंग वर्ब है इस सेंटेंस की, और बी मेन वर्ब है. ये मेन वर्ब है. वह हो जाएगी क्या? फाइन. बहुत अच्छा. तो फाइन क्या है? फाइन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. कैसे? अब बताओ, फाइन कौन होगा? ये एक वर्ड है, और ये वर्ड किसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है या किसको अर्थ बता रहा है? कौन फाइन हो जाएगी? बोले शी. और शी इस सेंटेंस की क्या है? सब्जेक्ट. यानी फाइन शब्द किसको डिनोट कर रहा है? सब्जेक्ट को, शी को. इसका मतलब फाइन इस सेंटेंस का क्या है? वो वर्ड जो सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है. मतलब फाइन इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. आया समझ? दूसरा एग्जांपल लेते हैं. बहुत सारे एग्जांपल लेंगे ना तो चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी. दूसरा लो, द मिल्क टर्न सार. ये मैंने नोट्स में भी दिए हैं. द मिल्क टर्न सार. SOUR. इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सार. ठीक, इन सब बातों का सार ये है. हिंदी में अपन बोलते हैं ना सार, यानी सारांश. तो उच्चारण वो वाला है, हिंदी के सार वाला, लेकिन स्पेलिंग इंग्लिश की SOUR वाली. ठीक, SOUR. ABH लगा दो तो मेरा नाम बन जाता है ना. SAURABH भी होता है, और दोनों तरह से चलता है. खैर, पर आपको दोनों पे ही नहीं जाना है, आपको इस पे जाना है, SOUR. और इसका उच्चारण है सार. ठीक, सार का अर्थ क्या होता है? वैसे सार का अर्थ होता है खट्टा, स्वीट एंड सार, खट्टा मीठा, है ना. पर यहाँ पर खट्टा पड़ गया नहीं है, यहाँ पर पूरा फ्रेज है. टर्न सार, मिल्क टर्न सार का अर्थ होता है दूध का फटना. दूध का फटना, दूध फट जाता है ना. अब फट जाता है मतलब कपड़ा तो है नहीं, पर फटना भी अपने आप में हिंदी में फट नहीं है. ठीक, तो द मिल्क टर्न सार यानी दूध फट गया, खट्टा पड़ गया मतलब फट गया. चलो देखो, इंग्लिश के कुछ मजेदार इडियम्स हैं, जैसे कि आंख आना. तो आंख आना को हम आईज कम थोड़ी बोलेंगे, या कमिंग आईज, या माई आईज आर कमिंग. मेरे को आंख आ रही है, कंजक्टिवाइटिस होता है तो उसको आंख आना बोलते हैं हिंदी में. तो इसके लिए आंखें, आंखों में प्रॉब्लम भी हो तो इसके लिए इंग्लिश में फ्रेज है, आई हैव अ सोअर आई. आई हैव अ सोअर आई, मेरी आंख आई है. आई हैव अ सोअर आई, दोनों आई हो तो आई हैव सोअर आईज. ठीक, उसी तरह से गला बैठा है, तो गला यानी थ्रोट, बैठा यानी सिट, सिटिंग. तो माई थ्रोट इज सिटिंग. गलत, क्या बोलेंगे? आई हैव अ सोअर थ्रोट. सोअर का अर्थ ही खराब होता है, घाव हो गया या कुछ खराब हो गया, बीमारी टाइप्स. तो आई हैव अ सोअर थ्रोट यानी कि मेरा गला बैठा हुआ है या गला खराब है. तो बस ये सोअर थ्रोट, सोअर आईज, ये अपने आप में ऐसे ही यूज होते हैं. इसमें इंग्लिश में वर्ड ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है. आंख आई है तो आई के लिए कमिंग, या गला बैठा है तो बैठे के लिए सिटिंग. नहीं, सोअर. उसी तरह से दूध फट गया तो द मिल्क गॉट टॉर्न.
द मिल्क रिप्ड अपार्ट, ऐसा नहीं बनाएंगे, ठीक। द मिल्क टर्न्ड सार, ठीक। इंग्लिश की छोटी छोटी चीजें हमेशा काम आएगी, ये तो आखिरी बार पढ़ रहे हो, मैं रोज कहता हूँ। तो द मिल्क टर्न्ड सार, ठीक है, याद रखना, ये बोलने में हमेशा काम आएगा। घर में दूध फटता रहता है, आप अपनी मम्मी से बोलना, बोले मम्मी मैं गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही देखा दूध खोल के ढक्कन हटा के, तो द मिल्क हैज टर्न्ड सार, दूध तो फट गया है। ऐसा विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हमेशा के लिए किसी के सामने बोलो प्रोफेशनली सीए बन गए, लेकिन यही चीज़ नहीं आती तो कितनी ऑकवर्ड लगेगी, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ। मुझे बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन समय की अपनी सीमा है। यही बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब ICAI ने सिर्फ 30 नंबर में इतने सारे चैप्टर दे दिए, इतना बड़ा ग्रामर दे दिया है, तो ऐसा लगता है कि 30 नंबर का तो है यार, झट से पढ़ाओ, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत, लेकिन 30 नंबर में चैप्टर बहुत सारे हैं, है ना। तो उन्होंने 50-60 नंबर के बराबर, 70 नंबर के बराबर का कोर्स कंटेंट दिया है, लेकिन उसको मार्क्स सिर्फ 30 दिए। तो अब या तो मैं मार्क्स के हिसाब से पढ़ाऊँ या कंटेंट के हिसाब से पढ़ाऊँ। तो मेरे पास ऑप्शन था, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो कंटेंट के हिसाब से पढ़ाऊंगा। बच्चों के करियर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना, ठीक। मार्क्स कम ज़्यादा हो भाई, मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो कम नंबर में अगर पूछेंगे तो वो तो बता ही देगा ना बच्चा। 70-80 नंबर के हिसाब से पढ़ाओ, और अगर एग्जामिनर सिर्फ 30-40 का ही पूछता है, क्योंकि इसको 40 नंबर का ही वेटेज है इंग्लिश को, तो वो तो कर ही लेगा ना यार। मेरा तो हमेशा ये मानना है कि तैयारी करो कठिन, ताकि जब असल में परीक्षा की घड़ी आए तो वो सरल लगे। जैसे कि जो अच्छे दौड़ने वाले होते हैं, वो पैरों में, दोनों पैरों में 5-5 किलो 3-3 किलो के पत्थर बांध के दौड़ते हैं, अच्छे धावक, ठीक। तो क्यों दौड़ते हैं वो? पैरों में पत्थर बांध के कीचड़ में भी दौड़ते हैं, पैरों में पत्थर बांध के, थोड़े और कुछ बांध के, पैड्स वगैरह पहन के रेत में दौड़ते हैं, और वहां तेज दौड़ने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्या उनको असल में जो ट्रैक है वो रेत पे या कीचड़ में दौड़ना है? नहीं। या पत्थर बांध के दौड़ना है? नहीं। फिर क्यों भाई? इसलिए ताकि अगर तैयारी कठिन होगी, तैयारी कड़क होगी, तैयारी ज्यादा कठोर होगी, तो असल परीक्षा तो हमेशा इजी होती है। इसलिए देखिए, आपकी स्कूल की प्री बोर्ड्स हमेशा टफ होती थी। तो प्री बोर्ड टफ करने के पीछे उद्देश्य ये था कि आपको बोर्ड इजी लगे। तो जब प्री बोर्ड में इतने कठिन पेपर्स और ट्वेल्थ का हुआ बना दिया जाता था, और जब आप बोर्ड का पेपर देखते थे तो ऐसा लगता था, अरे यार ये तो फुद्दू, ये फालतू ही चमका रहे थे कि कठिन आता है। पर वो कठिन नहीं है, वो सरल है। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी कठिन थी। अगर तैयारी कठिन नहीं होती तो वो पेपर कठिन लगता आपको ट्वेल्थ बोर्ड का। आया लॉजिक समझ में? चाहे स्कूल का टीचर हो या यहाँ का टीचर हो, टीचर जानता है बच्चे के साथ क्या कराना। इसलिए आपसे मैं ये छोटे छोटे से टॉपिक पे पूरे पूरे लेक्चर लेके मेहनत करा रहा हूँ, ठीक। कॉपी बनाने का बोला है, मेरे साथ लिखने का बोला है, आपको वर्कशीट हम लोग सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह भी हम लोग, या पिछले पेपर्स भी हम लोग कुछ देखेंगे, ठीक है। चलो, तो द मिल्क टर्न्ड सार। अब अपन वापस आते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसमें सार कौन है? सार यानी कि फट गया। फटा कौन? ये टर्न, ये तो वर्ब है, ये थोड़ी फटी। वर्ब थोड़ी फटती, वर्ब वर्ब तो वर्ब है। हो गया, टर्न हो गया, बन गया। कौन फटा? द मिल्क। तो ये सार नाम का जो वर्ड है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, किसके मीनिंग को पूरा कर रहा है? द मिल्क के। कि कौन फटा? दूध फटा। तो दूध इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो दूध क्या है? सब्जेक्ट। और ये सार वर्ड सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। इसलिए सार क्या है इस सेंटेंस का? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आ रहा है बच्चों समझ? चलो और लेते हैं फटाफट, अब जल्दी जल्दी आ जाएंगे सेंटेंस। द ग्लेशियर इज अ ह्यूज बॉडी ऑफ आइस। द ग्लेशियर इज अ ह्यूज बॉडी ऑफ आइस। अब बताना जरा, ग्लेशियर सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और ह्यूज बॉडी ऑफ आइस। कौन है ह्यूज बॉडी ऑफ आइस? इज नहीं, इज तो वर्ब है। ह्यूज बॉडी ऑफ आइस कौन है? ग्लेशियर। तो ग्लेशियर तो सब्जेक्ट है। इसका मतलब अ ह्यूज बॉडी ऑफ आइस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। कैसा है सब्जेक्ट? ग्लेशियर कैसा है? एक ह्यूज बॉडी ऑफ आइस है। इसका मतलब ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट, या विल बी नोन एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आया? सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। और एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट, और एग्जाम्पल बहुत सारे, एग्जाम्पल से ही चीज समझ में आती है। चौथा, आई एम ओके। कोई पूछता है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? नो, आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम ओके, ऐसा बोलते हैं ना अपन। अब कई बार चिढ़ भी जाते हैं तो भी अपन अपने आप को ओके बताते हैं। नहीं नहीं नहीं, आई एम ओके। आई एम ओके में आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, ओके कौन है? एम ओके है कि आई ओके है? आई ओके है, मैं ओके हूँ। तो सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है वर्ड, सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, मतलब ये कौन है? सब्जेक्ट का
कॉम्प्लीमेंट। बहुत अच्छा, अगला सेंटेंस लो। ही इज अ टीचर, ही इज अ बैचलर, ही इज अ मास्टर, ही इज अ टीचर। अब टीचर कौन है? टीचर कंप्लीट करो, किसको कंप्लीट कर रहे हैं? टीचर ही को। ही की विशेषता बता रहे थे कि जो ही है जिसकी बात कर रहे हैं वो टीचर है, तो टीचर वर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और एग्जांपल लो, दे आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म, दे आर पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ऑफ द फर्म। अब बताइए वो हैं, क्या हैं? पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर। ये क्या हो गया? पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सब्जेक्ट दे है। सातवां लिखो, द बॉक्स स्मेल्स फनी, द बॉक्स स्मेल्स फनी। बहुत ही फनी सी स्मेल आ रही है इस बॉक्स में। तो फनी स्मेल तो वर्ब है, गंध आ रही है, सुगंध दुर्गंध जो भी है। फनी, फनी तो वो वर्ड है जो बॉक्स के बारे में बता रहा है कि कौन फनी है, या किस में से स्मेल फनी आ रही है? द बॉक्स में से, तो द बॉक्स स्मेल्स फनी। और लास्ट है, मैरी इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कॉलेज, मैरी इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कॉलेज। अब बताइए, मैरी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, द प्रेसिडेंट, तो द प्रेसिडेंट कौन है? कॉलेज प्रेसिडेंट है क्या? नहीं। इज प्रेसिडेंट है? नहीं। तो द प्रेसिडेंट कौन है? मैरी। तो द प्रेसिडेंट किस शब्द को कंप्लीट कर रहा है? मैरी। मैरी कौन है? सब्जेक्ट। इसका मतलब ये वर्ड क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इस सेंटेंस का। आया समझ? पक्का? इजी है ना एकदम, बहुत आसान है। मैरी इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कॉलेज। डन। अब बच्चों, मैंने कहा कितने तरह के कॉम्प्लीमेंट है? तीन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और वर्ब कॉम्प्लीमेंट। दूसरा क्या है? दूसरा है वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट लेते हैं, दूसरे तरह का कॉम्प्लीमेंट है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलो, नाम से ही क्लियर है। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगी। द ज्यूरी फाउंड हिम गिल्टी, द ज्यूरी फाउंड हिम गिल्टी। इतने सारे एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चन अगर आए इन केस, तो कैसे आएंगे? पिक आउट द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द सेंटेंस, पिक आउट द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द सेंटेंस, और आपको वो एक वर्ड लिख के आना है आंसर में। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो ये 1 नंबर की मेहनत चल रही है, समझ रहे हो बात को? पर एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। ठीक है, द जूरी फाउंड हिम गिल्टी। ठीक है, अब बताइए, द जूरी क्या है इस सेंटेंस की? सब्जेक्ट। किसने ढूंढा? जूरी ने ढूंढा। ढूंढना वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। किसको ढूंढा? उसको। और उसको ढूंढा तो कैसे ढूंढा? मतलब यहाँ ढूंढने का अर्थ पाया है। कैसा पाया? गिल्टी यानी दोषी। तो बताइए दोषी कौन है? जूरी दोषी है कि हिम यानी कि वो दोषी है? जूरी ने उसे दोषी पाया, जजेस की पैनल ने। तो द जूरी फाउंड हिम गिल्टी, तो गिल्टी शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? हिम यानी उसकी। तो हिम कौन है? ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ड किसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है? गिल्टी वर्ड। ऑब्जेक्ट यानी हिम के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, मतलब ये गिल्टी वर्ड क्या हो गया इस सेंटेंस का? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आया समझ? तो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, किसी में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, किसी में दोनों भी हो सकते हैं। चलो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एक एग्जांपल और लो, बहुत सारे दूंगा। दे फाउंड द गार्ड स्लीपिंग, दे फाउंड द गार्ड स्लीपिंग। अब बताइए स्लीपिंग कौन है? दे स्लीपिंग है कि गार्ड स्लीपिंग है? गार्ड स्लीपिंग है। तो दे सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, द गार्ड ऑब्जेक्ट है, और स्लीपिंग कौन है? द गार्ड। तो स्लीपिंग किसकी विशेषता, किसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है? किसके बारे में बता रहा है? ऑब्जेक्ट के। इसका मतलब ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। स्लीपिंग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, स्लीपिंग वर्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर गिल्टी वर्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। अगला एग्जाम्पल लो, आई कंसीडर हिम केपेबल, मैं उसे योग्य मानता हूँ।
अब बताइए, केपेबल मैं हूँ या वो है? मैं जो मानता हूँ केपेबल, अपने आप को मानता हूँ कि उसको मानता हूँ? तो सेंटेंस में कहने वाला कह रहा है कि मैं उसे केपेबल मानता हूँ। तो केपेबल शब्द किसकी विशेषता है, किसका मीनिंग कंप्लीट कर रहा है? हिम का, जो कि इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट केपेबल है। चौथा एग्जाम्पल, चॉकलेट्स मेक हर हैप्पी। एवरी गर्ल बिकम्स हैप्पी, मोस्टली गर्ल्स बिकम हैप्पी, इवन बॉयज बिकम हैप्पी, आई बिकम हैप्पी। माई फेवरेट चॉकलेट इज रोस्टेड आलमंड्स फ्लेवर। तो चॉकलेट्स मेक हर हैप्पी। बताओ भाई, चॉकलेट्स सब्जेक्ट है, चॉकलेट बनाती हैं, बना देती हैं, मेक वर्ब है, किसे? उसे, ये ऑब्जेक्ट है। क्या बना देती हैं? खुश, हैप्पी बना देती हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, खुश कर देती हैं। तो ये जो हैप्पी वर्ड है, ये चॉकलेट हैप्पी है कि हर शी हैप्पी है? हर वो हैप्पी है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को ये वर्ड कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो हैप्पी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आते जा रहा है आप लोगों को? चलो और एग्जांपल लो आप। द क्लास इलेक्टेड राम मॉनिटर। द क्लास या क्लास इलेक्टेड हिम कर दो मॉनिटर, क्लास ने उसे मॉनिटर अपॉइंट किया। अब बताइए, क्लास मॉनिटर बनी या हिम मॉनिटर बना? हिम मॉनिटर बना। तो ये मॉनिटर शब्द किसके किसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है? हिम के। हिम क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हिम तो। और ये वर्ड ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, मतलब ये वर्ड क्या है? मॉनिटर वर्ड। मॉनिटर वर्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सर आ गया हमको समझ में? ठीक है, प्रैक्टिस तो फिर भी पूरी कराऊंगा। छठा, ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। देखो सेंटेंस भी अच्छे अच्छे मिलते हैं, फटाफट लिखते जाना। ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क मेड हर सक्सेसफुल। सालों की मेहनत ने उसे सक्सेसफुल बना दिया। चलिए, ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क किसने बनाया? ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। मेड, मेड वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है, और सक्सेसफुल इस सेंटेंस का एक वर्ड है। पर ये जो सक्सेसफुल वर्ड है, ये किसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है? हार्डवर्क सफल हुआ या हर शी सफल हुई? हर सफल हुई, तो ये सक्सेसफुल वर्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कंसेप्ट क्लियर? लास्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक, लड़कियां बुरा ना माने, प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन ऑल्सो परफेक्ट। ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैन वुमन दो दोनों ही परफेक्ट हो सकते हैं प्रैक्टिस से। मैन शब्द इज अ वर्ड विद वाइडर एम्बिट विच इंक्लूड्स वुमन। ठीक है, द टर्म मैन इंक्लूड्स वुमन इन जनरल फिलोसॉफिकल पैरलेंस। ठीक है, चलो, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं एक बार एक क्लास में ऐसा बोला कि देखो यार, इवन कहावत बनाने वालों ने भी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोला। इसका मतलब प्रैक्टिस करते करते मैन परफेक्ट हो सकता है, पर वुमन तो प्रैक्टिस करते करते भी परफेक्ट नहीं हो सकती। ऐसे ही मजाक करते हुए बोला, तो एक बच्ची ने तुरंत पलट के जवाब दिया, जो आप भी सोच रहे हो कि सर वुमेन को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, शी इज बॉर्न परफेक्ट, शी इज बॉर्न परफेक्ट, वो पैदा ही परफेक्ट होती है। एंड आई वॉज लेफ्ट विद नो वर्ड्स, आई वॉज टाइट लिप्ड, कुडंट से एनीथिंग, है ना? फिर घर भी तो आना है, तो ज़्यादा महिलाओं का अपन कर नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। खैर मजाक की बात है, थोड़ी बहुत खींचतान तो चलती रहती है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब बताइए मुझे, प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, बनाती है, प्रैक्टिस बनाती है, प्रैक्टिस किसे बनाती है? मेक्स होम, मैन को बनाती है। क्या बनाती है? परफेक्ट बनाती है। तो फिर परफेक्ट, प्रैक्टिस परफेक्ट होती है कि मैन परफेक्ट होता है? प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिस खुद परफेक्ट हो जाती है, या प्रैक्टिस करते करते मैन परफेक्ट हो जाता है? बोले जी मैन परफेक्ट हो जाता है प्रैक्टिस करते करते। इसका मतलब मैन तो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, या वो मैन ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या बना? परफेक्ट वर्ड, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाला वर्ड, यानी इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। डन? अच्छा, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगला एग्जाम्पल, अब वर्ब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं।
नाम से क्लियर है? वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड वर्ब कॉम्प्लीमेंट। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका बता देता हूँ। किसी भी सेंटेंस का, लिख लो, किसी भी सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वही उस सेंटेंस की वर्ब का वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी होता है। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखी, जानबूझ के, कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको, क्लैरिटी के लिए। और अगर इसको मैं क्लियर करूं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन या इन, ये तो तीनों हमारे पढ़े हुए हैं, तो इन तीनों के नाम लिख दिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज इक्वल टू वर्ब कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेंटेंस। मतलब वर्ब कॉम्प्लीमेंट अलग से नहीं होता कोई वर्ड, किसी भी सेंटेंस में जो उस सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन जो होता है वही वर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिना वर्ब कंप्लीट नहीं होती। इन तीनों में क्या कॉमन है? ऑब्जेक्ट। देख रहे हो आप, ये तीनों ही किसके प्रकार हैं? मोटा मोटा अगर हिसाब लगाएं तो ये तीनों ही ऑब्जेक्ट के प्रकार हैं। ऑब्जेक्ट मतलब हिंदी में कर्म, और क्रिया यानी कि वर्ब तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि कर्म ना हो कोई। ठीक, जिनका इंटेलेक्चुअल शार्प है उनको एक बार में आ जाएगा, बाकियों को मैं समझाता हूँ। जैसे ही कुक्ड फूड, चलो वैसे शी होना चाहिए, शी कुक्ड फूड। चलो, ये अपन ने सेंटेंस बनाया। अब मुझे बताइए कि ये जो कुक्ड है इस सेंटेंस में फूड क्या है? शी कुक्ड फूड, इस सेंटेंस में कुक्ड फूड क्या है? ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब है तब ना जाके ये कुक का महत्व समझ में आ रहा है, कुक का अर्थ पूरा हो रहा है। शी कुक्ड, ये भी सेंटेंस है अपने आप में, शी कुक्ड, उसने पकाया, लेकिन फूड बोल दिया तो कुक्ड को मीनिंग मिल गया कि क्या पकाया? खाना पकाया। तो कुक नाम की जो वर्ब है, ये कुक नाम की जो वर्ब है, कुक या कुक्ड इसका पास्ट टेंस है, ये वर्ब का मीनिंग और अच्छे से कंप्लीट हुआ कि क्या पकाया? खाना पकाया। तो दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। शी टोल्ड मी अ सीक्रेट। अब देखो इस सेंटेंस में आप याद करो, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बताया और क्या बताया। अब इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो मी है ये भी वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। मैंने क्या कहा था? किसी भी सेंटेंस में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो वो वर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है, या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो तो भी वर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो भी वो सेंटेंस का वर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है। देख रहे हो, इस सेंटेंस में दोनों है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये अ सीक्रेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों ही इस सेंटेंस के वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। पूछो क्यों? उसने बताया। अब बताया एक वर्ब है पर पूरी नहीं लग रही है, इसको पूरा करो ना। तो किसे बताया? तो बताया किसे? तो बोले मी, तो मी के कारण किसे, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। किसे? मुझे। और क्या? बोले अ सीक्रेट, तो किसे और क्या, ये दो प्रश्नों के उत्तर मिल गए हमको। किसे का उत्तर है मी और क्या का उत्तर है अ सीक्रेट। शी टोल्ड मी अ सीक्रेट, उसने किसे बताया? मुझे बताया। क्या बताया? अ सीक्रेट बताया। तो किसे और क्या, इन दो के जो उत्तर हैं इस सेंटेंस में, मी और अ सीक्रेट, ये दोनों ही बताने नाम की जो वर्ब है टोल्ड, इसको कंप्लीट कर रहे हैं, नहीं तो अधूरी रह जाती। ठीक।
और अधूरी रह जाती तो भी कुछ ऐसा ग्रामेटिकली गलत नहीं हो जाता। शी टोल्ड, किसने बताया तुझे? शी टोल्ड। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार पूरा ही सेंटेंस बोला जाए, लेकिन जब किसी सेंटेंस को आप देखते हो इस स्ट्रक्चर में, तब उसमें से आपको जब छांटने को बोले तो ये वाले रूल लगाते हैं। ठीक, लॉजिक समझ में आया? हम सेंटेंस को देख के उसमें से एग्जांपल निकाल रहे हैं कि अगर सेंटेंस ऐसा होता कि शी टोल्ड मी अ सीक्रेट, तो बताओ इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या है? तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ सीक्रेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये तो पार्ट ऑफ सेंटेंस में ऑलरेडी आ गए सर, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने कहा ना कि वर्ब कॉम्प्लीमेंट करके जो पार्ट ऑफ स्पीच है, सॉरी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, ये अलग से नहीं है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में। लेकिन वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक और काम निभा रहा है। जैसे मैंने कहा कि हमारे घर में मेरी पत्नी की ननद रहती है, उसकी एक ही ननद है। मेरी एक बहन रहती है, वो मेरी एक ही बहन है। और मेरे माता पिता की एक बेटी रहती है, उनकी एक ही लड़की संतान है, एक लड़का और एक लड़की है, हम दो भाई बहन हैं। तो आप बोलोगे यार अच्छा, अब क्या तीन लड़कियां रहती है, आपकी वाइफ की ननद और आपकी पत्नी और आपके माता पिता की बेटी? ओहो, तीन तीन लड़कियां हैं, आपको तो बहुत अ, शादी करना पड़ेगी, उनकी पैसा खूब खर्च होगा। मैंने कहा क्या, पहली बात तो खर्च की कोई बात ही नहीं है, और दूसरी बात ये तीन लड़कियां नहीं है, एक ही लड़के हैं। वो एक ही तीन रोल निभा रही है, पर बोलना तो तीन एंगल से पड़ेगा ना। उसी तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है और वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी होता है। तो दो दो अलग अलग पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं? नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही दूसरा काम भी निभाता है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी वही होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी होता है। लॉजिक समझ में आया? लेकिन जब उसको इस एंगल से देखेंगे तो इस एंगल से भी तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि अच्छा, वर्ब कॉम्प्लीमेंट करके एक कंसेप्ट होती है किसी सेंटेंस में, और वर्ब उसके तीन भेद होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और वर्ब कॉम्प्लीमेंट। और उनमें से एक वर्ब कॉम्प्लीमेंट होती है। और वर्ब कॉम्प्लीमेंट क्या होती है? अलग से कुछ नहीं होती है। अगर किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, तो वही उस सेंटेंस के वर्ब को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब के मीनिंग को पूरा करते हैं। ठीक, समझ आता है कि वर्ब किसके लिए की गई, या वर्ब किस पे की गई, ठीक, या वर्ब किसको की गई। इस तरह से पूरा हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कारण। अब इसके एग्जांपल लो फटाफट से कुछ और। इंदिरा साइंड द डॉक्यूमेंट। इंदिरा साइंड द डॉक्यूमेंट। दूसरा लिखो, आई ब्रॉट हिम, या बॉट करते हैं, खरीदी, आई बॉट हिम अ कार। अब इसको अपन फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तीसरा, ये नोट्स में भी दिया है मैंने, ही स्टॉप्ड द कार फॉर द चाइल्ड टू क्रॉस द रोड। उसने कार रोक दी ताकि बच्चा रोड क्रॉस कर सके। चौथा, आई थ्रू द बॉल, मैंने बॉल फेंकी। दे नो द सीक्रेट, दे नो द सीक्रेट। अब देखना आप, इंदिरा साइंड द डॉक्यूमेंट, इसमें इंदिरा साइंड, साइंड वर्ब है, इंदिरा तो सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, साइंड वर्ब है। तो क्या साइन किया? साइन का मीनिंग तो कंप्लीट करो। साइन कहाँ करा, किस पे करा? बोले साइन द डॉक्यूमेंट। द डॉक्यूमेंट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, और यही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी है। वी सी वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक, आई बॉट हिम अ कार, तो मैंने खरीदी, खरीदी वर्ब है, क्या खरीदी? अ कार, तो कार क्या है? वर्ब कॉम्प्लीमेंट। और किसके लिए खरीदी? हिम, तो हिम भी क्या है? वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये दोनों ही क्या काम कर रहे हैं? वर्ब कॉम्प्लीमेंट का। ही स्टॉप्ड द कार, स्टॉप्ड वर्ब है, किसे रोका? कार को, तो कार वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट कर रही। किसे रोका, रोकना अगर वर्ब है तो किसे रोका, कंप्लीट तो करो, कार को, कार वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। पर किसके लिए रोका? फॉर द चाइल्ड, तो चाइल्ड भी क्या है? वर्ब कॉम्प्लीमेंट। और चूंकि फॉर द चाइल्ड है मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी है, ये कार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी है। टू क्रॉस द रोड,
ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। आई थ्रू द बॉल, तो मैंने फेंकी, फेंकी क्या फेंकी, द बॉल, तो द बॉल क्या हो गई, वर्ब कॉम्प्लीमेंट। और दे नो द सीक्रेट, तो वो जानते हैं, क्या जानते हैं, द सीक्रेट, तो द सीक्रेट क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो है ही, वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी हो गया। इधर भी द बॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो है ही, वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन अगर किसी सेंटेंस में हो, या एक से ज्यादा भी हो, कि एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट हो, या एक डायरेक्ट और एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो, तो ये तीनों ही जहां भी होंगे, ये उस सेंटेंस की जो वर्ब होगी उस वर्ब के कॉम्प्लीमेंट होंगे, ऑल्सो नोन एज वर्ब कॉम्प्लीमेंट। चलो अब फटाफट से एक्सरसाइजेस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 30 सेकेंड्स दूंगा एक एक सेंटेंस पे, मैं लिखते जाऊंगा और उस सेंटेंस के 30 सेकेंड्स चालू हो जाएंगे। आपको बताना है, एक्सरसाइजेस ये हैं, देखो बिना एक्सरसाइज के प्रैक्टिस के कोई भी चीज क्लियर नहीं होती है। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ प्रैक्टिस। तो एक्सरसाइजेस आज की, इसमें से क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और कौन सा वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, तो शी इज ब्यूटीफुल, ये पहला, 30 सेकेंड स्टार्ट पहले के लिए। दूसरा, दे पेंटेड द हाउस वाइट, दे पेंटेड द हाउस वाइट। तीसरा, ही क्रॉप्ड द इमेज, क्रॉप करते हैं ना, छोटी करते हैं, ही क्रॉप्ड द इमेज। चौथा, he considered the book great, he considered the book great। ठीक है, they will be embarrassed by this, वो लोग इस चीज से एम्बेरस हो जाएंगे, they will be embarrassed by this। and last, teenagers make mistakes, टीनेजर्स मतलब जिनकी एज में टीन होता है, मतलब 13 से लेके 19, कोई कोई 20 भी गिनते हैं, पर ठीक है, जहां जहां टीन है मतलब बहुत ही ग्रोइंग एज, एडोलेसेंस, तो टीनेजर्स मेक मिस्टेक। मोस्ट ऑफ यू आर टीनेजर्स, 13 से छोटा कोई नहीं होगा और 19 से बड़ा कोई नहीं होगा, तो ऑब्वियसली यू आर ऑल टीनेजर्स, टीनेजर्स मेक मिस्टेक्स। चलो भाई, 6 सेंटेंसेस है, पहला सेंटेंस आपका हो गया होगा, मैं पहले का जवाब देता हूँ, आप क्रॉस चेक करते जाना। इस सेंटेंस में शी इज ब्यूटीफुल, तो इज वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, ब्यूटीफुल कौन है, शी, मतलब ब्यूटीफुल क्या है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और वो कौन सा वर्ड है, ब्यूटीफुल। ठीक है, दे पेंटेड द हाउस वाइट, तो वाइट क्या है, द हाउस, किसे, दे को पोता कि द हाउस को पोता, द हाउस को कैसा पोता, वाइट, तो वाइट क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाइट। और दे पेंटेड द हाउस, ये द हाउस इस सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के कारण वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी है, तो ये द हाउस वर्ब कॉम्प्लीमेंट है और वाइट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, फिर ही क्रॉप द इमेज, द इमेज ये ऑब्जेक्ट है, क्रॉप्ड ये वर्ब है, ही ये सब्जेक्ट है। तो अब देखो इस सेंटेंस में किसे क्रॉप किया, इमेज को, और इमेज के आगे तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब इमेज सिर्फ ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस की क्या होती है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट, तो इस सेंटेंस में सिर्फ वर्ब कॉम्प्लीमेंट है एक, वो भी क्या, द इमेज। चौथा, ही कंसीडर्ड द बुक ग्रेट, तो ही कंसीडर्ड, कंसीडर वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, द बुक ऑब्जेक्ट है, और जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी है। ठीक, और ग्रेट कौन है, ही ग्रेट है कि द बुक ग्रेट है, उसको वो बुक ग्रेट लगी या उसने उस ग्रेट बुक को ग्रेट माना, तो बुक ग्रेट है ना, बुक तो ऑब्जेक्ट है, मतलब ग्रेट वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस सेंटेंस में दो हैं, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, यानी कि वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी है। ठीक, दे विल बी एम्बेरेस्ड बाय दिस, तो एम्बेरेस हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, दे, तो दे कौन है, सब्जेक्ट, मतलब एम्बेरेस्ड क्या है इस सेंटेंस का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इस सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है।
और टीनेजर्स मेक मिस्टेक्स। मिस्टेक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको कौन करता है? टीनेजर्स। ठीक है, पर हु मेक्स मिस्टेक या टीनेजर क्या करते हैं? बोले मिस्टेक करते हैं। तो मिस्टेक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो इस सेंटेंस में एक ही कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा? वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ये वाला नहीं। चलो भाई, ये हो गई हमारी आज की एक्सरसाइजेस, बहुत अच्छे से। फटाफट से आज के ईडियम्स ले लो, 3 ईडियम्स लेंगे और मजा लेंगे। ईडियम्स बहुत प्यारे होते हैं। पहला लिखो, टू बरी द हैचेट। बरी यानी गाड़ देना, हैचेट यानी कुल्हाड़ी। इसका अर्थ होता है टू बी फ्रेंड्स या टू एंड एनमिटी। एनमिटी यानी दुश्मनी, एनिमी यानी दुश्मन, एनमिटी यानी दुश्मन। तो टू बरी द हैचेट यानी कि दुश्मनी को भूल जाना और दोस्ती को कर लेना। जैसे आई इंसिस्टेड राम एंड श्याम टू बरी द हैचेट एंड बी फ्रेंड्स अगेन। दोनों लड़ लिए थे बहुत बुरे, तो मैंने इंसिस्ट किया कि अपने बीच में जो कुल्हाड़ी है, सिंबॉलिक है, देखो कुल्हाड़ी मतलब जो भी मारपीट है, जो भी लड़ाई है, उसको गाड़ दो। वो कुल्हाड़ी सिंबल है दुश्मनी का, हथियारों का, उसको बरी कर दो यानी कि गाड़ दो और फिर से दोस्त बन जाओ। टू बरी द हैचेट वाक्य में प्रयोग भी हो गया। दूसरा लिखो, एट अ स्टोन्स थ्रो अवे। एट अ स्टोन्स थ्रो, बस एट अ स्टोन्स थ्रो। अच्छा, स्टोन यानी पत्थर, थ्रो यानी फेंकना। तो एक पत्थर फेंकने जितनी दूरी यानी कि वेरी नियर। अब आप कितनी भी दूर पत्थर फेंकने की कोशिश कर लो, आप 100-200 मीटर पत्थर नहीं फेंक सकते। मैं आई वेंट टू नर्मदा रिवर एंड आई वाज on one side of the river, on the bank of the river, and I picked up a stone, tried to throw it as far as I could, but I couldn't throw it on the other side of the river or on the other bank of the river. The slab of the river, the width of the river is such that I couldn't even throw a stone to the next bank of the river. इसका मतलब कितनी दूर फेंक सकता है कोई व्यक्ति मैक्सिमम, जबकि वो दिख रहा है कि पास में, ये देखो तो ऐसा लगता है पास में, ये रहा वो किनारा, फेंकेंगे पहुंच जाएगा, पर नहीं पहुंचता। तो एक आदमी कितनी दूर फेंक लेगा? 100-200 मीटर ज्यादा से ज्यादा, है ना? इसका मतलब बहुत पास में। तो जब बहुत दूर चलते चलते हो गई और हमने कहा यार राहुल तेरा तो घर ही नहीं आ रहा है, तो बोल रहा था चल मेरे घर तुझे पैदल ले चलता हूँ। बोले बस ये रहा यार, इट इज अ स्टोन्स थ्रो अवे। और स्टोन्स थ्रो अवे मतलब अब वेरी नियर, मैंने न्यू लिख दिया, इट शुड बी नियर। चलो, और लास्ट, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर, सर हम गए रेस्टोरेंट में, एप्पल पाई ऑर्डर किया। नहीं, ये वो मीनिंग नहीं है। एप्पल पाई ऑर्डर का अर्थ होता है इन परफेक्ट ऑर्डर। ऑर्डर यानी व्यवस्थित जमा हुआ, इन परफेक्ट ऑर्डर। या इसका एक और मीनिंग होता है इन फ्लॉलेस ऑर्डर। इन फ्लॉलेस ऑर्डर। फ्लॉ का अर्थ होता है कमी, और फ्लॉलेस यानी जिसमें कोई कमी ना हो। जैसे यूजुअली लड़कियों का रूम बहुत अच्छे से तरीके से जमा रहता है यूजुअली, और लड़कों का एकदम बिखरा हुआ, स्पेशली शादी नहीं हुई हो तब तक। तो आप बोल सकते हो ऐसा, अ बैचलर्स रूम इज नेवर इन एप्पल पाई ऑर्डर। या गर्ल्स रूम इज यूजुअली इन एप्पल पाई ऑर्डर। तो एप्पल पाई ऑर्डर, आई वॉन्ट योर लाइफ टू बी इन एप्पल पाई ऑर्डर, है ना? यू कैन यूज दिस, दिस इज अ वेरी नाइस इडियम। इडियम्स एग्जाम में आते हैं, अगेन 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, एक एक नंबर के ऑप्शन आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? तो एक इडियम दे देंगे, उसके 4 पॉसिबल मीनिंग देंगे और आपको एक पिक करना है। इस तरीके से आते हैं एग्जाम में, पहले भी आए हैं, आगे भी आएंगे। तो पढ़ना तो हमको या तो मजबूरी समझ लो या फन समझ लो। मेरे लिए तो फन है, आपके लिए भी फन है। ये लैंग्वेज की वो चीज़ है जो एग्जाम में नहीं भी आती तो भी बहुत काम की, लाइफ लॉन्ग के लिए। तो हम हमेशा ये चीज़ें करते रहेंगे जब तक पढ़ेंगे। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। अगली मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।